हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। देखो, एक एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको काफ़ी कुछ समझाना चाहता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है, तो मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है। लेकिन लंबी होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत कम देखें, मतलब ये है कि आप पूरा देखें वीडियो। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़ाहिर-सी बात है, मैंने ये पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया है, तो मैं काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ आपको इस सब्जेक्ट की रिगार्डिंग। तो सारी बातें होंगी, बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, ठीक है? यहाँ ध्यान से समझिए, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो ड्यू के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलते-जुलते कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन ये आपका पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये एग्ज़ाम पहले नहीं हुआ करता था। और दूसरे सेमेस्टर्स में भी बात करें तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल डिट्टो ये सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में भी नहीं था। तो ये पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसलिए कई बार बच्चों को डर भी हो सकता है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अभी अवेलेबल नहीं है इसका। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिनको आपको देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से आप देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका के बारे में बताइए। अभी मैं हल्का-हल्का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे की वीडियोज़ में मैं काफ़ी अच्छे से हर क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी यहाँ पर इस वीडियो में हल्का-हल्का एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? जो लोक प्रशासन, उसका अर्थ आप बता देंगे, और सिंपल सी जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है भारत में, उसकी क्या भूमिका होती है भारतीय प्रशासन में? प्रधानमंत्री का कार्यालय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसमें लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सिविल सेवाओं की संरचना किस प्रकार की रही है? आप वीडियोस आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपकी यूनिट 1 है, जो प्रशासन से संबंधित यूनिट है, उसी उसी से संबंधित ये वाला आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपको लिखना है कि स्वतंत्रता के बाद से जो भारत में जो सिविल सर्विसेज हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना किस प्रकार की रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। सारी बातें बताई जाएँगी कि आपको कैसे आंसर करना है, बस प्लीज़ वीडियो में बने रहें। अब यहाँ पे तीसरा जो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पहले इसको पढ़ लेता हूँ। तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ किया, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का मतलब है कि जिन बच्चों के पास ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहले के सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहा है, और जब मैंने उनके क्वेश्चंस को देखा है, देखिए ध्यान से समझाता हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट कई दूसरे सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के पास रहा है, जैसे कि 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट। तो उन लोगों ने भी जब पढ़ रहे थे वो लोग, तो उनके पास भी एक सिलेबस में विकेंद्रीकरण का टॉपिक था। विकेंद्रीकरण, जो आपका एक डिसेंट्रलाइजेशन का ये जो टॉपिक है, उसका टॉपिक उन बच्चों के पास भी था। बिल्कुल डिट्टो ही था वो टॉपिक। तो वहाँ पर जो विकेंद्रीकरण से जो क्वेश्चन आया था, वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ किया, विवेचना कीजिए। और आपके लिए ये बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास भी विकेंद्रीकरण की यूनिट है, ठीक है। आपको भी मैंने पंचायती राज के बारे में पढ़ाया है, भारतीय स्वशासन के बारे में आपको पढ़ाया है। आप अगर देखेंगे वीडियो विकेंद्रीकरण के लेक्चर 2 में आई थिंक, तो आपको ये वाला आंसर इसका मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये विकेंद्रीकरण के टॉपिक से आया है, जिसमें 74वां संवैधानिक संशोधन के तहत भारत में स्थानीय स्वशासन, स्पेशली शहरी, जो शहरों में नगर पालिकाएँ वगैरह हैं, उसको स्थापित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 3 साल लगातार आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम में। जिनके पास विकेंद्रीकरण का टॉपिक था, उनके में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है, वो है ये प्रीवियस ईयर के, मतलब दूसरे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट रहे हैं, वहाँ से रिसर्च करके मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अब विकेंद्रीकरण से ही एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन कीजिए।
ठीक है, मतलब विकेंद्रीकरण क्या है आप ये बता देंगे और उसके अलग अलग प्रकार आपको बताने हैं। ध्यान रखना एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बदल कर आता है, जैसे कि आप विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं, ये तो साफ साफ हो गया, लेकिन कई बार लिखा आएगा कि विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। दोनों का मतलब एक है, आपको समझ में होना चाहिए। ठीक है, कई बार यहाँ पे पूछेगा आपसे कि विकेंद्रीकरण के अलग अलग प्रकारों को बताइए। कई बार वो बोल देगा कि विकेंद्रीकरण के अलग अलग स्वरूपों को बताइए। कई बार वो बोल देगा कि विकेंद्रीकरण के अलग अलग पहलुओं को बताइए। तो चाहे पहलू हो, चाहे स्वरूप हो, चाहे प्रकार हो, बात तो एक ही है कि हमें विकेंद्रीकरण के प्रकारों को बताना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ही क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं। बदलाव वो कुछ खास नहीं करते, खास ये होता है बदलाव कि शब्दों को पर्यायवाची शब्द रख देते हैं। जैसे समझते हैं की जगह तात्पर्य शब्द रख देंगे, तो कंफ्यूज मत होना बस। अब एक बजट से जो हमेशा ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बजट को परिभाषित कीजिए और भारत में बजट चक्र का परीक्षण कीजिए। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें बच्चों को काफ़ी आसानी होती है कि साफ साफ हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बजट क्या है, हम ये परिभाषित कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे काफ़ी अच्छे से, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह बता देंगे बजट वगैरह का, सारी चीज़ें हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही फिर हमें अच्छे से बता देंगे कि भारत में किस तरह से बजट को पारित किया जाता है। जैसे कि जो वित्त मंत्रालय होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो शुरू करती है बजट बनाना और फिर एंड तक बजट को तैयार करते हुए फिर संसद में उसे पेश किया जाता है और बजट पेश होने के बाद वोटिंग वगैरह होती है, बहुत कुछ होता है, तब जाके भारत का बजट तैयार होता है, बजट पूरा होता है। तो बजट चक्र के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जन शिकायत निवारण के महत्वपूर्ण यंत्र क्या हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से आया क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, जो सूचना का अधिकार है, जो ई शासन है या सुशासन की व्यवस्था की गई है, लोकपाल वगैरह है, ये सब क्या है, ये जनता की शिकायत निवारण के लिए बने हुए हैं, ताकि भ्रष्टाचार वगैरह होता है या जनता का काम नहीं होता है तो उनकी सुनवाई हो सके। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। जो आपकी सुशासन वगैरह की जो यूनिट है, आप उसमें देखेंगे ई गवर्नेंस के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, आप सब कुछ इसमें लिखेंगे। समकालीन भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या ज़रूरत है, ये सारी आप व्याख्या कीजिए, ये सब आपको लिखना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपको कीवर्ड ढूंढना होता है, जैसे ई प्रशासन आपको दिखाई दे रहा है, तो ई प्रशासन के बारे में आपको लगभग सारी बातें लिखनी जो आपको पढ़ाई गई हैं। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का एक प्रभावशाली यंत्र है, विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है, सूचना के अधिकार को आप पूरा पूरा लिख दो और थोड़ा सा अपने शब्दों में यहाँ पर या जो भी आपको पढ़ाया गया उसके थ्रू आप बताओ कि जो सूचना का अधिकार है वो लोगों की किस तरह से रक्षा करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और इससे जो अधिकारी हैं वो जवाबदेह बनते हैं। थोड़ा सा इसे आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको क्या लिखना है, सूचना का अधिकार यहाँ पे मैक्सिमम आपको लिखना है, क्योंकि बड़े आंसर लिखने होते हैं इसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ती है हर चीज़ें। अब याद रखना आपका एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब पहले 8 आते थे ऑफलाइन एग्जाम में, लेकिन अब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपका एक जो लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे तो मैंने 9 ही क्वेश्चन लिए, लेकिन आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका लास्ट वाला 10वां क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसी दो पर। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, 4 में से आपको 2 पर लिखना होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2 ऑप्शन पर लिखना है, एक ये हो गया, एक ये, दो मैंने आपको दोनों ही पढ़ाया, निष्पादन बजट भी पढ़ाया, लोकपाल भी पढ़ाया, तो आप दोनों को लिख देंगे, बात खत्म। या फिर मान लो किसी को निष्पादन बजट याद नहीं, तो वो लोकपाल को लिख देगा और नागरिक चार्टर को लिख देगा, नागरिक चार्टर मैंने पढ़ाया है। कोई से भी 2 ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, कोई से भी 2 ऑप्शन आप चूज़ कर लेना और उसके ऊपर लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लिखा है यहाँ पर, कई बार दूसरी चीज़ें लिखी हुई आ सकती हैं, आपके सिलेबस से ही आएगा पूरा। नागरिक चार्टर इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। निष्पादन बजट की जगह कई बार शून्य आधारित बजट आ जाता है, लोकपाल मैक्सिमम आता है, कई बार सूचना का अधिकार भी आ जाता है यहाँ पर कि सूचना के अधिकार पर लिखिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक पर नहीं लिखना, क्योंकि आपको 2 ऑप्शन चूज़ करने हैं, तो बहुत मतलब डिटेल में लिखना है, लेकिन जैसे कि लिमिट लिखना है, जैसे कि 3 पेज हो गया, 3 पेज से ज़्यादा मत लिखना इसमें भी 3 पेज से ज़्यादा मत लिखना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई, क्या आंसर कैसे लिखना है। अगर कन्फ्यूज़न बनी हुई है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से आंसर कितने कितने लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं।
और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की वीडियोस में आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।